Today we are going to learn about the meniscal injuries of the knee. So this is the femur. This is the tibia. This is the green which is in color is the menisci. And this is the medial collateral ligament, and this is the lateral collateral ligament. This is the patella. So here you can see this is the patella, this is the femur, this is the tibia, and in between the femur and the tibia lies the meniscus, which is in green in color. Anatomy of the meniscus. So meniscus are two fibrocartilaginous discs. Their shape is the crescents. It deepens the articular surface of the condyles of tibia and partially divides the joint into upper and the lower compartments. Flexion and extension occurs in the upper compartment and rotation occurs in the lower compartment. So here you can see the diagram of the menisci. This is the diagram of the menisci. So menisci एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होता है जो टिबिया के कॉन्डाइल्स के आर्टिकुलर सरफेस को डीपन करते हैं और जॉइंट कैविटी को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. अपर कंपार्टमेंट जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट यहाँ होता है और लोअर कंपार्टमेंट जहाँ रोटेशन मूवमेंट्स होता है. ये जो है इसे हम मेनिस्का कहते हैं जो आधे चांद जैसा होता है यानी कि क्रीसेंट शेप्ड होता है. और ये जो है इसे हम लोग ACL कहते हैं और ये PCL होता है जो फीमर और टिबिया के बीच में होते हैं. ये जो मेनिस्काई है ये एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जैसा होता है और इसका शेप क्रिसेंट शेप्ड होता है यानी कि आधा चांद जैसा होता है. और यहाँ पर दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, जिसको हम लोग पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न कहते हैं जो टिबिया से अटैच होते हैं. सो इस तरफ से जो होता है इसको हम लोग एंटीरियर हॉर्न कहते हैं और यहाँ पर जो होता है इस साइड में तो इसे कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न. सो दो हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स. नेक्स्ट इज द बॉर्डर ऑफ द मेनिस्काई. सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ द मेनिस्काई. ये जो है ये बॉर्डर ऑफ द मेनिस्काई है, ये मेनिस्काई की बॉर्डर है. सो जो पहली बॉर्डर होती है उसे हम लोग आउटर बॉर्डर कहते हैं यानी कि ये जो है दिस इज़ द आउटर बॉर्डर. सो दिस आउटर बॉर्डर विच इज़ देयर इट इज़ थिक यानी कि वो थोड़ी मोटी होती है. एंड इट इज़ कॉन्वेक्स. ये जो आउटर बॉर्डर है दिस इज़ द कॉन्वेक्स. सो ये जो आउटर बॉर्डर है दैट इज़ द कॉन्वेक्स एंड थिक और फाइब्रस कैप्सूल के पास होती है. एंड द इनर बॉर्डर दिस इज़ द इनर बॉर्डर. ये जो अंदर की ओर है दिस इज़ द इनर बॉर्डर. ये कॉनकेव होती है, इस शेप को हम कॉनकेव कहते हैं. दिस इज़ लाइक अ केव, यू कैन रिमेंबर दिस लाइक अ केव. सो कॉनकेव, ये कॉनकेव होती है. और दिस बॉर्डर विल बी थिन. जो आउटर बॉर्डर होती है वो थिक होती है और कॉन्वेक्स होती है बट द इनर बॉर्डर इज थिन एंड कॉनकेव एंड इट इज फ्री. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द surfaces of the menisci. So the upper surface which is there it is concave, वो कॉनकेव होता है और फीमर से आर्टिकुलेट करता है. एंड जो लोअर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और टिबियल कॉन्डाइल के 2/3 पार्ट पे रेस्ट करता है.
लोअर सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है. सो वी हैड सीन that there are two ends, that is the anterior and the posterior end, so which is attached to tibia, and it is referred to as anterior horn and posterior horn. There are two borders, outer border which I had already shown, which is the thick and convex and close to the fibrous capsule, while the inner border which is the thin and concave and free. There are two surfaces. One is the upper surface which is concave for articular with the femur, and the lower surface which is the flat and rest on the peripheral two-third of the tibial condyle. जो lower surface होती है which is the flat and it rests on the peripheral two-third of the tibial condyle. Peripheral is the thickest part which is the vascular. द पेरिफेरल पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है ये पेरिफेरल पार्ट है. दिस इज़ द वेस्क्यूलर यानी कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छा होता है. दिस इज़ द इनर सरफेस विच इज़ द अवेस्क्यूलर एंड इट इज़ नरिश्ड बाय द साइनोवियल फ्लूइड. ये जो इनर सरफेस है ये अवेस्क्यूलर होता है यानी कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है और ये साइनोवियल फ्लूइड से नरिशमेंट मिलता है. यानी कि ये जो इनर सरफेस है यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये नरिशमेंट आपको जब आप मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से मिलता है. सो नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म. सो स्टैंडिंग ऑन अ सेमी फ्लेक्स नी, ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द बॉडी, knee must be flexed for twisting to occur. Meniscus gets sucked and nipped between the femoral and the tibial condyle. Longitudinal tear of the meniscus occurred. So possible causes for the meniscus tear is the minor twisting which can occur because of the walking on an uneven surface, and degenerative meniscus in elderly which tears with minimal or no trauma. Medial meniscus is more prone to injury, and the reason behind is the less mobility due to the attachment to the medial collateral ligament, that is to MCL. So meniscal tear का mechanism क्या होता है? So this is the semi flexed position of the knee. अगर नी सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में हो और बॉडी ट्विस्ट करे, नी का फ्लेक्शन होना ज़रूरी होता है ट्विस्टिंग के लिए. सो मेनिस्कस फेमोरल और टिबियल कॉन्डाइल के बीच में पिंच हो जाता है और इसके वजह से लॉन्जिट्यूडनल टेयर हो सकता है. हल्का सा ट्विस्टिंग मोशन होगा. एल्डरली में डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से मेनिस्कस टेयर हो जाता है जो बिना ट्रॉमा के भी टेयर हो सकता है बिकॉज द मेनिस्कस इज डिजेनरेटेड. सो मेडियल मेनिस्कस ज़्यादा प्रोन होता है इंजरी के लिए क्योंकि ये मेडियल कोलेटरल लिगामेंट से अटैच होता है, इस वजह से ये लेस मोबाइल होता है. सो व्हाट इज़ द पैथो एनाटॉमी ऑफ द मेनिस्कल टेयर? Common tear locations are the posterior horn of the meniscus is the most frequently torn part. With repeated injury, the tear extend anteriorly. Posterior horn सबसे ज़्यादा frequently torn होता है. अगर इंजरी रिपीट हो तो टेयर एंटीरियरली भी एक्सटेंड कर जा सकता है. अगर ये ऐसा मेनिस्कस है तो ये सपोज उसका एंटीरियर पार्ट है एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर. टेयर यहाँ पर हो सकता है और ये टेयर एंटीरियरली भी ऐसे जा सकता है. हीलिंग पोटेंशियल ऑफ द मेनिस्कस. द मेनिस्कस इज़ अवेस्क्यूलर मीनिंग इट हैज़ पुअर हीलिंग कैपेसिटी. मेनिस्कस अवेस्क्यूलर होता है यानी कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इस वजह से सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. टेयर होने के बाद वो खुद ठीक नहीं हो जा सकता है. वन स्टोन इट डज नॉट हील ऑन इट्स ओन बिकॉज देर इज पुअर ब्लड सप्लाई. प्रोग्रेशन ऑफ द डैमेज. अगर अनट्रीटेड रहा तो मल्टीपल सबटेयर्स डेवलप होते हैं. इफ लेफ्ट अनट्रीटेड द मेनिस्कस विल डेवलप मल्टीपल सबटेयर्स. दिस टेयर कुड लेड टू आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं
ओवर टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाती है। This damage could initiate the osteoarthritis over time because the meniscus act as a cushion. अगर ये कुशन ही डैमेज हो जाए तो कंटिन्यूस लोड की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं। Now we are going to see the types of meniscal tear. So the commonest type is the bucket handle tear, which is the most frequent. So other types could be the radial tear, anterior tear, posterior tear and the complex tear. So this is the normal meniscus. This is the bucket handle tear. This is longitudinal tear. This is radial tear. This is posterior horn and this is the anterior horn. So there are different types of the meniscus tear. So the first is the bucket handle. इसमें meniscus का एक बड़ा पोर्शन ऐसे टेर होता है जैसे बकेट का हैंडल। सो ये बकेट हैंडल की जैसे दिखता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ कॉल्ड एज द बकेट हैंडल टेर। नेक्स्ट इज द लॉन्जिट्यूडनल टेर। सो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल टेर। इसमें टेर लॉन्जिट्यूडनल होता है और मेनिस्कस का एक पार्ट जॉइंट के अंदर फोल्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडनल टेर। ये टेर नी लॉकिंग का मेजर कॉज होता है क्योंकि टोन फ्रेगमेंट जॉइंट के बीच में अटक जाता है। सो नेक्स्ट इज द रेडियल टेर। सो दिस इज द रेडियल टेर। ये मेनिस्कस के इनर बॉर्डर से शुरू होता है और सेंटर की तरफ बढ़ता है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द इनर बॉर्डर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज द रेडियल टेर। हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम होता है क्योंकि ये वेस्कुलर रीजन में नहीं होता। अगर ये बड़ा हो जाए तो मेनिस्कस का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट इज द एंटीरियर टेर। सो दिस इज द एंटीरियर टेर। ये टेर मेनिस्कस के एंटीरियर हॉर्न में होता है, यानी कि यहाँ पर होता है। ये रेयर होता है, लेकिन अगर हो जाए तो पेन और ओकेशनल लॉकिंग कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर हॉर्न टेर, यानी कि टेर यहाँ पर होता है इन द पोस्टीरियर रीजन। सबसे ज़्यादा कॉमन लोकेशन है फॉर मेनिस्कस टेर। मोस्टली सडन ट्विस्टिंग इंजरी या डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकता है। अगर अनट्रीटेड रहा तो टेर एंटीरियर बढ़ सकता है। अगर ये टेर ऐसे ही रहा तो एंटीरियरली भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स टेर। सो इसमें मल्टीपल टाइप्स के टेर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे लॉन्जिट्यूडनल प्लस रेडियल टेर हो सकता है। मोस्टली एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है जो डिजेनरेटिव चेंजेस से सफ़र कर रहे होते हैं। हीलिंग चांस बिल्कुल नहीं होता और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी रिक्वायर्ड होती है इन कॉम्प्लेक्स टेर। नेक्स्ट इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द मेनिस्कस टेर। किसको ज़्यादा रिस्क होता है मेनिस्कस टेर का? सो फर्स्ट इज द डिस्कॉइड मेनिस्कस। सो हियर यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल मेनिस्कस एंड दिस इज द डिस्कॉइड मेनिस्कस। जब मेनिस्कस नॉर्मल क्रिसेंट शेप के बजाय डिस्क शेप का होता है तब हम उसे डिस्कॉइड मेनिस्कस कहते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल क्रिसेंट शेप, यानी कि आधा चांद के जैसा होता है। पर हियर यू कैन सी दिस इज़ द डिस्क शेप विच इज़ कॉल्ड हैज द डिस्कॉइड मेनिस्कस। Meniscus is disc shape instead of normal semilunar shape. So in discoid meniscus, meniscus is disc shape instead of normal semilunar shaped. इस वजह से स्टेबिलिटी कम होती है और टेर होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द डिजेनरेटिव मेनिस्कस। डिजेनरेटिव मेनिस्कस विच इज़ कॉमन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में ये कॉमन होते हैं एंड दिस डिजेनरेटिव मेनिस्कस इज कॉमनली सीन इन द एल्डरली पेशेंट। मेनिस्कल सिस्ट। सो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट विद इन द मेनिस्कस।
मेनिस्कस के अंदर फ्लूइड फील्ड सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज डिस्कॉइड मेनिस्कस, डिजेनरेटिव मेनिस्कस एंड मेनिस्कल cyst. Clinical features of the meniscal tear. So the presenting complaint is common in the young males engaged in the sports. Example in the football and volleyball. Mostly young male जो स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं फुटबॉल वॉलीबॉल में, इनमें ये कॉमन है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन एंड लॉकिंग ऑफ द नी होता है। Additional symptom, sudden jerk while walking, sensation of something flicking over inside the joint, swelling appears after a few hours and lasts for days, over time persistent pain with little or no swelling. सडन झटका या नी में फ्लिकिंग सेंसेशन होता है। स्वेलिंग इंजरी के बाद ग्रेजुअली डेवलप होता है। टाइम के साथ पेन परसिस्ट होता है लेकिन स्वेलिंग कम हो जाती है, यानी कि पेन ज़्यादा बढ़ता है पर स्वेलिंग कम हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंजरी often linked to a classic twisting injury to a knee. Swelling appears overnight due to effusion collection. After effusion subside, knee may remain flexed at 10 degree. Locking, patient unable to fully extend the knee cause his torn meniscus gets stuck between femoral and tibial condyle. Usually twisting injury का हिस्ट्री होता है। ओवरनाइट स्वेलिंग एफ्यूजन की वजह से होता है। एफ्यूजन सेटल होने के बाद भी नी फ्लेक्शन 10 डिग्री रह सकता है। लॉकिंग में बी मिस्ड ड्यू टू पेन एंड स्वेलिंग। स्पॉन्टेनियस अनलॉकिंग कैन ऑकर और मे नीड मैनिपुलेशन। हिस्ट्री ऑफ सडन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग विद अ क्लिक इज डायग्नोस्टिक। पेशेंट फुल एक्सटेंशन नहीं कर पाता है, यानी कि फुल्ली नी स्ट्रेट नहीं कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि टोन मेनिस्कस फिमोरल और टिबियल कॉन्डाइल के बीच में अटक जाता है। लॉकिंग कभी कभी पेन और स्वेलिंग की वजह से मिस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस अनलॉकिंग भी हो सकता है या मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एन एपिसोड यानी कि पोस्ट इंजरी देर विल बी स्वोलन नी, टेंडरनेस अलोंग जॉइंट लाइन एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, लॉक्ड नी, इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड पेन ऑन अटेम्प्टिंग फुल एक्सटेंशन। एक्यूट इंजरी के टाइम स्वोलन नी, जॉइंट लाइन टेंडरनेस ये एंटीरियरली या पोस्टीरियरली हो सकती है। लॉक्ड नी, इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड पेन ऑन फुल एक्सटेंशन अटेम्प्ट। बिटवीन द एपिसोड नी में अपीयर नॉर्मल, क्वाड्रिसेप वेस्टिंग ड्यू टू डिसयूज। क्वाड्रिसेप्स मसल वेस्टिंग होती है ड्यू टू डिसयूज। स्पेशल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इज द मैकमरी एंड एप्लिस टेस्ट। सो मैकमरी टेस्ट नी को फ्लेक्स और रोटेट करते वक्त एक क्लिक फील होती है एंड इन ड्यूरिंग द एप्लिस टेस्ट पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है और कंप्रेशन और रोटेशन से पेन ट्रिगर होता है। दिस आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच आर यूज्ड फॉर द मेनिस्कल इंजरी। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। So first is the X-ray. No abnormal finding in the meniscal tear used to rule out bony pathology. मेनिस्कस टेयर डिटेक्ट नहीं होता है बट फ्रैक्चर या ऑस्टियोआर्थराइटिस रूल आउट करने के लिए यूजफुल होता है एक्सरे। नेक्स्ट इज द एमआरआई। नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो मेनिस्कस के अंदर टेयर डिटेक्ट करता है। अगर टेयर माइनर हो तो क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। दिस इज द नॉन इन्वेसिव एंड हाईली सेंसिटिव फॉर मेनिस्कस टेयर, may detect clinically insignificant tear. Next is the arthroscopy. This is minimally invasive procedure. Used a thin endoscope 4 to 5 millimeter arthroscope inserted by a small stab wound. Allows direct visualization of the knee joint. एक छोटा एंडोस्कोप यानी कि आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट करके जॉइंट का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है। अगर टेयर कंफर्म हो जाए
तो आर्थ्रोस्कोपी से उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिस्कल टेयर। सो फॉर एक्यूट मेनिस्कल इंजरी, if the knee is locked, manipulation under general anesthesia may help to unlock the knee. As the knee relaxes, the torn meniscus falls back into the place. Knee is then immobilized for 2 to 3 weeks followed by physiotherapy. अगर नी लॉक्ड है, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेसिया किया जाता है ताकि नी अनलॉक हो सके। उसके बाद नी को 2 से 3 हफ्तों के लिए इमोबलाइज करके रखते हैं, फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। इफ़ लॉकिंग इज़ नॉट प्रेजेंट, नी इमोबलाइजर इज़ यूज्ड। सम पेरिफेरल टेयर हील्स बट अदर मे कॉज रिकरेंट सिम्टम्स। अगर लॉकिंग नहीं है, नी इमोबलाइजर दिया जाता है और फिजियोथेरेपी से स्ट्रेंथ रिस्टोर की जाती है। पेरिफेरल टेयर्स हील हो सकते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्ट करें तो सर्जरी चाहिए होती है। क्रॉनिक मेनिस्कल टेयर। अगर टेयर बहुत हफ्तों से है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? Once clinically diagnosed, treatment involves removing the displaced fragment. अगर टेयर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो डिस्प्लेस फ्रैगमेंट रिमूव किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। सो दिस इज द मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक विच यूजिंग एन आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रोस्कोप यानी स्मॉल कैमरा होता है जो नी जॉइंट के अंदर डाला जाता है, विच हेल्प्स इन द डायग्नोसिस एज वेल एज इन द treatment procedure. So the torn meniscus is visualized and corrected with a fine cutting instrument. In the arthroscopic surgery, they can do meniscectomy या meniscal repair. So in the arthroscope के थ्रू torn meniscus को देखकर फाइन कटिंग इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट किया जाता है। मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। डे केयर प्रोसीजर अलाउिंग अर्ली रिटर्न टू वर्क। ये एक डे केयर प्रोसीजर है और पेशेंट नेक्स्ट डे से नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकता है। मेनिस्कस प्रिजर्वेशन इज प्रेफर्ड। सो मेनिस्कस रिपेयर आर्थ्रोस्कोपिक सुचरिंग की जाती है ताकि फंक्शन प्रिजर्व हो सके। सो नाउ आई एम गोइंग टू समराइज। मेनिस्कस नी का एक इम्पॉर्टेंट फाइब्रो कार्टिलेज है जो शॉक एब्जॉर्प्शन और स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ट्विस्टिंग इंजरी में टेयर होने का रिस्क होता है और मेडियल मेनिस्कस ज़्यादा प्रोन होता है ड्यू टू लेस मोबिलिटी। पेन, स्वेलिंग, लॉकिंग और क्लिकिंग सेंसेशन कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एमआरआई बेस्ट मॉडलिटी है मेनिस्कस टेयर डिटेक्ट करने के लिए और आर्थ्रोस्कोपी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का बेस्ट मेथड है। ट्रीटमेंट इमोबलाइजेशन या सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल रिपेयर और रिमूवल पे डिपेंड करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।